अस्सलाम वालेकुम। हम कोर्ट फीस पढ़ रहे हैं और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फ़ी, मतलब कंप्यूटेशन ऑफ कोर्ट फ़ी। किस केस में कितनी कोर्ट फ़ी लगनी चाहिए और मैक्सिमम कोर्ट फ़ी कितनी होती है ये मैंने बता दिया था। ये आपका 35A सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ है, ठीक है। और 25,000 तक कोर्ट फीस, अगर सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू 25,000 है तो वहाँ को वो क्या है, कोर्ट फीस क्या है, एग्ज़ैम्प्ट है। क्या है? एग्ज़ैम्प्ट है, ठीक है। तो ये आज हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि कोर्ट फ़ी जो कंप्यूट होती है सेक्शन 7 के तहत वो कैसे होती है। तो बहुत ही आसान है बच्चों को, एक्चुअली ये सेक्शन लगता बहुत बड़ा है। 13 तरह की चीज़ें बताई हैं उसने, ठीक है। 13 हेड्स हैं इसके, वो उसने बताए हैं। गालबन 12 है, 13 नहीं 12 हेड्स हैं, वो बताए हैं। उसके अंदर कोर्ट फीस, अब इसके अंदर एक फार्मूला याद रखिए, जो कोर्ट फ़ी होती है वो लगती है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ सूट सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब ये एक्चुअली हमने ये देखना है कि वैल्यू डिटरमिन कैसे करनी है। इन चीज़ों के बारे में ये सारी बातें बताई गई हैं, ठीक है। एक तो चीज़ है ना कि वैल्यू दावे के अंदर लिख दी जाती है। ऐसी चीज़ें, एक तो ये देखा जाता है ना, जैसे मूवेबल या इमूवेबल लैंड्स हैं, तो कोई मेरे पास जो प्रूफ होता है, जैसे कि हमारी जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, लैंड्स हैं, उनकी डीसी वैल्यू होती है, ठीक है। वो आपका कलेक्टर ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट जो कोऑर्डिनेशन ऑफिस है, वहाँ से आपको हर साल, हर जब भी वो इसको इंक्रीज़ करते हैं डिक्रीज़ करते हैं, वैल्यूज़ होती हैं कि इस हिसाब से इसकी इस वक्त वैल्यू ये बन रही है। तो उस वैल्यू के मुताबिक तो हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। बट जहाँ नहीं होती वहाँ पे अगर किसी चीज़ की मार्केट वैल्यू मौजूद है तो फिर मार्केट वैल्यू पे लगेगा कोर्ट फ़ी। मार्केट वैल्यू भी कलेक्टर ऑफिसर से नहीं, फिर वो होता है ना, मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाती है एडजेसेंट लैंड से, ठीक है। जो रिसेंट सेल होती है, साथ में एडजेसेंट मेरे पास दुकान है, ठीक है, मेरी दुकान और दुकान बिल्कुल साथ साथ हैं, तो मेरी इस साथ वाली अभी रिसेंटली 10 दिन पहले बिकी है, वो कितनी बिकी है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसकी मार्केट वैल्यू फिर इस तरह डिटरमिन की जाती है। अब बात हर जगह यही है, रेंट केसेस हैं, मॉर्टगेज के केसेस हैं, या आपके दूसरे केसेस हैं प्रीएम्पशन के, तो वो भी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू हैं। बस सिंपल आपको यहाँ पे उसने एक लिस्ट बना दी है, इस लिस्ट के मुताबिक आपको पता होना चाहिए। तो वो लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ, यहाँ पे लिख भी दी गई है। मतलब ये बहुत दफ़ा सवाल आया है और बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्या? अब देखिए, इन सूट्स ऑफ मनी, ठीक है, मनी सूट्स हैं, सूट्स फॉर, जिसमें जैसा कि सूट्स फॉर डैमेजेस हैं, कॉम्पनसेशन है, अरेस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ एन्युटीज़ हैं, या अदर सम्स पेएबल पीरियडिकली, तो उसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू अमाउंट क्लेम्ड, जो अमाउंट क्लेम की जा रही है उसके मुताबिक कितना परसेंट, ठीक है। देखिए, क्लेम अमाउंट के मुताबिक है ना, मैंने कहा, देखिए इसने कहा कि अमाउंट क्लेम्ड, क्या कहा, अमाउंट क्लेम्ड। अब 25,000 तक तो एग्जैम्प्ट है, उसके बाद 7.5% है, कितनी, 7.5% जी, लेकिन मैक्सिमम 15,000। अच्छा, इसी तरह फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज, इन सूट्स फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युटीज आर अदर सम्स पेएबल पीरियडिकली अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर। वही बात, क्या, वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। इसी तरह एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द 10 टाइम द अमाउंट क्लेम टू बी पेएबल फॉर 1 ईयर, ठीक है। जो एक क्लेम, अब ये 1870 का है, अब इसको कुछ चेंज करने वाला अभी तक आया नहीं, ठीक है। उस वक्त 5 रुपये होती थी, 1 रुपये होती थी, 2 रुपये होती थी, वो उसकी बहुत वैल्यू हुआ करती थी।
तो उसका 10 टाइम्स, कभी 15 टाइम्स आएगा, अभी भी वही लिखा हो जा रहा है, ठीक है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब इनको चेंज करना चाहिए, बट हमने इसी तरह पढ़ना है, ठीक है। तो वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट एंड सच वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी, वो वैल्यू क्या कहलाएगी, 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट क्लेम्ड, ठीक है। इसी तरह मूवेबल प्रॉपर्टी हैविंग अ मार्केट वैल्यू, ठीक है। नंबर 3 पे उसने कहा इन सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी वेयर द सब्जेक्ट मैटर हैज अ मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू सच वैल्यू एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, ठीक है। और इन सूट्स, अब इन सूट्स ये 1 2 3 4 5 तरह के सूट्स लिखे, इसमें कैसी होगी, वो कहता है इसमें अगर मूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, तो सब जिसकी मार्केट वैल्यू ना दी गई हो, रिलेटिंग टू टाइटल हो, लेकिन मार्केट वैल्यू ना दी गई हो। इसी तरह टू इन्फोर्स अ राइट टू शेयर इन जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो फिर भी क्या होगा, जिसकी इन्फोर्स अ राइट शेयर इन एनी प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड दैट द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, तो ऐसी सूरत में यह डेक्लरेटरी डिग्री एंड कॉन्सिक्वेंशियल लीफ है जो प्रे करोगे, उसकी सूरत में, या फॉर इंजंक्शन की सूरत में, स्टे की सूरत में, या ईजमेंट की सूरत में, या अकाउंट्स की सूरत में, इन तमाम सूरतों में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एट विच द रिलीफ सॉट इज़ वैल्यूड इन द प्लेंट मेमोरेंडम ऑफ अपील, प्लेंट और अपील दोनों पे लगती है ना, जो प्लेंट में वैल्यू लिखी होगी उसके मुताबिक होगी। इन सच सूट द प्लेंट शैल स्टेट द अमाउंट एट विच द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड सच वैल्यू द रिलीफ सॉट, उस रिलीफ, ये सारी सूरतों में जो रिलीफ होगा उसके मुताबिक वो क्या करेंगे, जो प्लेंट में लिखा होगा उस वैल्यू के मुताबिक क्या लगाई जाएगी, कोर्ट फी लगाएंगे, ठीक है। इसी तरह 4A ये अमेंडेड होके आया 4A, ठीक है। अब ये 4A 1973 में अमेंड हुआ था, उसके अंदर वो कहता है इन सूट्स फॉर डेक्लेरेटरी डिग्री विद और विदाउट कॉन्सिक्वेंशियल लीफ, यहाँ पे तो कॉन्सिक्वेंशियल लीफ की बात हुई थी ना, जहाँ पे विद और विद, वहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर अ डेक्लेरेटिव विद आर विदाउट कॉन्सिक्वेंशियल लीफ एज द राइट ऑफ इंटाइटल टू मूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन अलेज्ड सेल गिफ्ट एक्सचेंज एंड मॉर्टगेज अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बार बार बात वही आ रही, अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब 5 के अंदर ये 5 सारा ही चेंज हुआ 1973 में, तो जिनके पास अमेंडमेंट सही है वो अमेंड ले लें, ठीक है। कहता है इन सूट्स फॉर पोजेशन ऑफ लैंड हाउसेज एंड गार्डन्स, क्या, लैंड हाउसेज एंड गार्डन्स, ठीक है, तो उनकी अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर होगी, ठीक है। जैसा कि क्या, व्हेन द सब्जेक्ट मैटर इज लैंड वेयर net profit have arisen from each land during the year next before the date of presenting the plaint, तो 15 time of such net profit, 15 time of such जो नेट प्रॉफिट होगा उसका 15 टाइम कोर्ट फी लगेगी, लेकिन मैक्सिमम 15,000 ही है, ठीक है ना, 15% या 15 टाइम या फिर 15, ठीक है। इसी तरह where the subject matter is land and where no such profit has arisen therefrom, लैंड है लेकिन प्रॉफिट नहीं आता, तो फिर मार्केट वैल्यू के मुताबिक, ठीक है। इसी तरह C है, कहता है where the subject matter is a house or garden according to market value, सिंपल सी बात है। फिर 6 ये भी नया अमेंड होके ये 1990 में आया, 1990 में, वो 1973 में, हाँ ये 73 में था, ये 90 में है, ठीक है। ये 6 वाला, ये दोनों अमेंडमेंट्स 1973 की थी और ये 1990 में है। अच्छा, क्या कहता है, टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन, तो फिर क्या करना है, इन सूट टू इन्फोर्स अ राइट ऑफ प्रियम्पशन वेयर द सब्जेक्ट मैटर इज लैंड, तो प्रीएम्पशन का है तो डेफिनेटली लैंड ही होती है, यस सर, according to the value of land in respect to which the right is claimed calculated by multiplying the produce index unit, जो एक प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है नोटिफिकेशन में, और
वो प्रोडक्टिविटी के हर एकड़ के लैंड के एकड़ की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से लिया जाता है, उसके मुताबिक उस पे ऊपर क्या लगती है, कोर्ट फी। ठीक है। और इन द सब्जेक्ट मैटर इन हाउस और गार्डन, हाउस और गार्डन में है तो फिर वो उनकी वैल्यू, वो हमने पीछे हाउस और गार्डन वाली बातें पढ़ ली हैं। ठीक है, ये हाउस और गार्डन वाली फिर इसी के मुताबिक ही होगी। ठीक है, वो हाउस या गार्डन है प्रीएम्पशन। हाँ हाँ, और अगर हाउस गार्डन है तो उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट है जी 7, ये 7 फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी, फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी। अब असाइनी किस ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू जिसको असाइन किया जाता है, इन सूट्स फॉर द इंटरेस्ट ऑफ असाइनी ऑफ लैंड रेवेन्यू 15 टाइम्स, कितना 3 टाइम्स ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है। इसी तरह टू सेट असाइड एन अटैचमेंट, अगर अटैचमेंट को सेट असाइड करना है तो फिर अकॉर्डिंग टू द अमाउंट विच द लैंड एंड इंटरेस्ट वाज अटैच्ड, उसके मुताबिक। अब इसके अंदर कह रहा है प्रोवाइडेड दैट वेयर सच अमाउंट एक्सीड द वैल्यू ऑफ लैंड और इंटरेस्ट द अमाउंट ऑफ फी शैल बी कंप्यूटेड एज इफ सूट वर द पोजेशन ऑफ सच लैंड एंड इंटरेस्ट, तो फिर उसके मुताबिक लाया जाएगा। ठीक है। इसी तरह टू रिडीम या टू फोरक्लोजर, ये दोनों मॉर्टगेज की सूरत में होती हैं। वापस लेना हो तो रिडीम होता है, फोरक्लोजर जब वो वापस ना दे, वो वापस मालिक ले ना रहा हो तो उसका राइट क्लोज कर कहता है मुझे दे दो, उसको कहते हैं फोरक्लोजर। ठीक है। रिडीम होता है कि भाई मैंने इसको मॉर्टगेज किया हुआ, इसको वापस लो, और फोरक्लोजर होता है वो वापस ले नहीं रहा, मेरे इसका राइट क्लोज करो। तो ऐसी दोनों सूरतों में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल मनी एक्सप्रेस टू बी सिक्योर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉर्टगेज, दोनों सूरतों में जो मॉर्टगेज उसमें लिखा होगा प्रिंसिपल मनी, उसके मुताबिक कोर्ट फी लगेगी। ठीक है। इसी तरह नंबर 10 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अंदर ये 4 हेड्स दिए हैं उसने, कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस चीज़ की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की है तो अकॉर्डिंग टू सेल जो कंसिडरेशन ऊपर लिखी होगी उसके मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मॉर्टगेज है तो अकॉर्डिंग टू अमाउंट एग्रीड ऑन सिक्योर्ड उसके मुताबिक, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अमाउंट, एग्रीगेट अमाउंट है, फाइन प्रीमियम तो रेंट जितना एग्री किया उसके मुताबिक। ठीक है। और ऑन अवार्ड है तो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वैल्यू प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट उसके मुताबिक। ठीक है। और नंबर 11 कहता है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान कौन कौन से हो सकते हैं, कंपार्टमेंट ऑफ लीज हो सकती है, इन्हेंसमेंट ऑफ रेंट हो सकता है, लैंडलॉर्ड ऑफ अ लीज, कोई भी लैंडलॉर्ड, या रिकवरी हो सकती है, या कंटेस्ट या नोटिस ऑफ इजेक्टमेंट हो सकता है, या रिकवरी ऑफ ऑक्यूपेंसी हो सकती है, मतलब इलीगली टेनेंट को निकाल दिया तो वो ऑक्यूपेंसी के लिए कह सकता है, या अबेटमेंट ऑफ रेंट, जनाब मेरा रेंट ख़त्म किया जाए, मैंने इतना दे दिया हुआ है। तो ऐसी तमाम सूरतों में क्या होगा, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ द रेंट ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी टू विच द सूट रेफर, रेंट के मुताबिक होगा। एंड लास्ट है इन सूट्स नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन। ठीक है। अकॉर्डिंग टू वैल्यू क्लेम्ड। ठीक है। हाँ, बट सच वैल्यू शेल नॉट लेस देन द वैल्यू विच वुड अट्रैक्ट द कोर्ट फीस ऑफ लेस देन 15 रुपीज़। ठीक है। 15 रुपीज़ से कम की बातें वाला अमाउंट वैल्यू ना लिखें उसके मुताबिक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा आसान बहुत है, लेकिन जब आप देखोगे तो लगेगा ओह जनाब इतना लंबा तो इतना मैंने याद नहीं होना, इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं, अब याद हो जाएगा। ठीक है। आपने वो बताया कि ये डिफरेंट सिनेरियो, बस सिनेरियोज हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, देखिए अब इसके अंदर याद करने, मनी सूट है, ठीक है, मेंटेनेंस है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये इन सारों में किस तरह जो वैल्यू उसके ऊपर लिखी होगी। ठीक है। सूट्स किस चीज़ के, मूवेबल प्रॉपर्टी, कोई फैमिली शेयर्स है, डिक्लेरेटरी डिक्री है, इंजंक्शन है, या ईजमेंट है, या फॉर अकाउंट्स है, तो जो सूट के प्रॉपर्टी की वैल्यू सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू उसके मुताबिक है। ठीक है। अब डिक्लेरेटरी डिग्री जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बेसिस की जाती हैं वो क्या होगा, उसके मुताबिक उसके ऊपर जो सील डीड या उसके ऊपर जो लिखी हुई है उसके मुताबिक होगी। ठीक है। और इसी तरह अगर पोजेशन ऑफ लैंड, हाउस और गार्डन है तो फिर जितनी नेट, अगर तो पोजेशन ऑफ लैंड है तो लैंड के ऊपर अगर कोई बिजनेस कर रहा है और बिजनेस पे नेट प्रॉफिट्स आता है तो उस नेट प्रॉफिट का 15 टाइम्स होगा कोर्ट फी। और इसी तरह अगर लैंड
जो किसी पे मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक, और अगर हाउस या गार्डन है तो फिर भी मार्केट वैल्यू है, ठीक है, फिर भी उसके मार्केट वैल्यू के मुताबिक है। इसी तरह इन्फोर्स्ड राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, तो प्रीएम्पशन के अंदर भी उसने कहा कि जो नोटिफाई करेगी लैंड, अगर वैल्यू ऑफ लैंड है तो फिर उसके ऊपर जो उसके प्रोड्यूस इंडेक्स होता है उसके मुताबिक, और हाउस और गार्डन है तो मार्केट वैल्यू के मुताबिक। इसी तरह फॉर इंटरेस्ट ऑफ असाइनी है तो 15%, सेटलमेंट ऑफ अटैचमेंट में तो सेट असाइड है अकॉर्डिंग टू अमाउंट, रिडीम या फोरक्लोजर है प्रिंसिपल अमाउंट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, मॉर्टगेज की, कॉन्ट्रैक्ट फॉर लीज की, या तो फिर वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ वैल्यू के मुताबिक होगा। फिर बिटवीन लैंडलॉर्ड, कंपार्टमेंट ऑफ लीज, इन्हेंसमेंट, लैंडलॉर्ड ऑफ अ लीज, रिकवरी, कंटेस्ट नोटिस ऑफ एजेक्टमेंट, रिकवरी द ऑक्यूपेंसी एंड अबेटमेंट ऑफ रेंट, तो फिर उसकी जो वैल्यू होगी उस जो रेफर उस डॉक्यूमेंट में उसके मुताबिक, और आखिर अगर कहीं नहीं दी हुई तो जो उसकी कोर्ट फीस लगती है उस तरह, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 7। थैंक यू वेरी मच।